तो हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज हिंदी के गद्यांश और पद्यांश के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और यहाँ पे टॉपिक्स थे। तो प्रश्न भी रखे गए हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, गद्यांश और पद्यांश के प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले बता दें, जो लोग नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो सभी लोगों को पता है कि जो सी टेट होता है, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे वो जूनियर हो, ठीक, इन दोनों में ही 15-15 नंबर के आप लोगों को पैराग्राफ के प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो पैराग्राफ की भूमिका जो होती है आपके हर एक नंबर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, पैराग्राफ किस प्रकार से सोल्व किया जाता है और किस प्रकार से प्रश्नों को ढूंढा जाता है, इन सब पे हम विचार करते हुए क्या करेंगे और कुछ ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला नियम याद रखिएगा, पहला नियम जो होता है याद रखिएगा आप लोगों को, कि सबसे पहले प्रश्नों को आगे पढ़ना है। याद रखिएगा, प्रश्नों को पढ़ना है। और दूसरा जो हमारा है, पैराग्राफ को पढ़ते समय जो भी उत्तर मिल जाए उसको उसके आगे अंडरलाइन करना है। तीसरा तीसरा अगर शीर्षक पूछ रहा है तो वो पहली लाइन में होगा या फिर अंत लाइन में होगा, ठीक है, अंत लाइन में ढूंढेंगे। और सभी प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, अगर सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले अंडरलाइन कर लेंगे जितना भी किए रहेंगे आप, और उन्हीं में से हम लोग ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें, एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, आप लोगों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कर रहा है। तो पहले हम प्रश्नों को पढ़ेंगे, दो प्रश्न हमारे सामने है, दो प्रश्नों को पहले पढ़ लेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे पैराग्राफ में आगे बढ़ेंगे। तो पहला हमारा यहाँ पे 121 का कह रहा है कि गद्यांश के अनुसार सबसे बड़ी दुख क्या है, यानी सबसे बड़ा दुख क्या है, और दूसरा कह रहा है सबसे बड़ी भूल क्या है। तो हम क्या करेंगे, पहले पैराग्राफ को पढ़ेंगे। तो दुख की बात किया है, तो यहाँ पे देखिए पैराग्राफ में हमारा पहला लाइन है, जीवन में कभी अभाव का दुख, कभी स्वभाव और कभी दुर्भाग्य का, और इससे ऊपर सदैव तनाव का आता है। तो ऑप्शन में दिया है अभाव, स्वभाव, पीड़ा और तनाव। तो यहाँ पे देखिए हमारा पहले ही लाइन में मिल गया, दूसरे लाइन में मिला है तनाव। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे किसके साथ जाएगा, तनाव, यानी चौथे के साथ जाएगा। जितने लोगों का चौथा आया है, ढूंढ लिया है, तो एकदम सही है आंसर। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देते चलिएगा। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या कर रहा है, हमने यहाँ पे तनाव तक कर लिया है, तो इसे हम अंडरलाइन कर लेते हैं। दूसरा हमारा कर रहा है कि सबसे बड़ी भूल क्या है। तो पहला हमारा देखिए क्या कर रहा है, ऑप्शन में भी आप लोगों को मिल सकता है। दूसरा हमारा पहला कर रहा है सुख पाने के लिए गलत काम करना, दूसरा हमारा कर रहा है कि सुख पाने के लिए साधना करना, और तीसरा कर रहा है कि दुख से छुटकारा पाने के लिए संन्यास लेना, और चौथा कह रहा कि दुख से दूर भागने के लिए एकांत। तो पहले हम लोग अपने माइंड के माध्यम से ये देखेंगे कि इसमें कौन सा लॉजिक हो सकता है कि इसे सॉल्व किया जा सकता है। तो दुख से भागने के लिए एकांत, आप एकांत में भी रहेंगे तभी चिंता होगा, इसलिए ऑप्शन गलत है। दुख से छुटकारा पाने के लिए संन्यास, अगर सन्यासी जीवन आप व्यतीत करते हैं तो याद रखिएगा तब भी आपको खाने पीने के लिए एक चिंता लगा रहेगा, ये भी भूल है। तो यहाँ पे भूल की बात किया है, ठीक है, यहाँ पे दुख की बात किया है, यहाँ पे भूल की बात किया है, ठीक। तो हमारा बचा ऑप्शन दो ऑप्शन हमारा बचा है, पहला और दूसरा। तो यहाँ पे पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, तनाव तक पढ़े थे और इसके आगे बढ़ते हैं। दुख घेरे रहता है, इन्हीं दुखों को वशीभूत हम टकराव की जिंदगी जीते हुए बिखराव का दुख भोगते हैं। दुखों से सभी डरते हैं, दुखों यहाँ पे क्योंकि दुख अप्रिय है, मतलब दुख सभी लोगों को कठिन लगता है। दुखों से दूर रहने और सुख पाने की चाह में हम क्या करते हैं, नए नए पापों में प्रवेश लेते हैं। नए नए पापों की बात किया है, तो याद रखिएगा यहाँ पे गलत कार्य से होगा। तो ऑप्शन में देखते हैं यहाँ पे कहाँ है नए नए पाप, यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। याद रखिएगा, सुख पाने के लिए गलत गलत काम या फिर गलत काम करते हैं, या फिर कह रहा है कि नए नए पापों में प्रवेश करते हैं। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे पहले के साथ जाएगा 122वें का। आगे बढ़ते हैं 123वें प्रश्न पे। देखिए हमने यहाँ तक कर लिया था, नए नए पापों तक कर लिया था, तनाव तक कर लिया, इतना अंडरलाइन आप लोग करते हुए जाएंगे। और देखिए 123 कह रहा है सुख कहाँ होता है, कह रहा है कि सुख कहाँ होता है। तो इसके आगे बढ़ते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। पाप का फल यहाँ पे सुख रोकता है, और सुख चाहिए तो पापों से मुक्त होना चाहिए, जागृत होना चाहिए। दुखों यहाँ पे कह रहा है कि हमारा दुखों को छुटकारा पाने के लिए सुख प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है धर्म। यहाँ पे देखिए एक मार्ग मात्र है, कौन सा है, धर्म। तो यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे होगा हमारा तीसरा ऑप्शन सही। जहाँ पे धर्म होता है वहीं पे सुख पाया जाता है। और इसके आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने कितना कर लिया है, टकराव कर लिया है, यहाँ पे नए नए पापों तक कर लिया है, और एकमात्र धर्म होता है यहाँ तक कर लिया है। अब गद्यांश का 24वां प्रश्न करा है, गद्यांश के मूल विषय में शामिल नहीं है, यानी करा कि इसके मूल विषय जो इसका भाव है उसमें क्या शामिल नहीं है। पहला हमारा करा है कि दंड, सुख, दुख
धर्म। तो 124 का राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो इसके आगे देख लेते हैं, जहां धर्म है वहां पाप नहीं, जहां पाप है वहां सुख, वहां दुख नहीं, जहां दुख नहीं वहां सुख, सुख को अनंत होता है, अवसर प्राप्त होता है, दुख हमारी भूल और हमारी मान्यता स्तर में गिरा, यहाँ पे घिनौने कर्मों को फल देता है। तो इसका राइट आंसर 24वें का किसके जाएगा? तो याद रखिएगा, यहाँ पे मूल शामिल नहीं है, तो हमारा क्या है? दंड। सुख भी का जिक्र किया गया है, दुख का भी यहाँ पे जिक्र किया गया है, धर्म का भी किया गया है, लेकिन यहाँ पे दंड का यहाँ पे शामिल नहीं है, ना भी मूल विषय में इसके शामिल है। इसमें कहीं भी यहाँ पे दंड की भावना को विकसित नहीं या फिर यहाँ पे नहीं लाया गया है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे किसके साथ जाएगा? यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, 124वें का। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 125वें पे। अगर प्रश्न आप लोगों को बेहतर लग रहे हैं, किस प्रकार से सोल्व किया जा रहा है, अगर अच्छे लग रहे हैं तो एक बार क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी लोग सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत जरूरी है, सपोर्ट की बहुत ही जरूरत है। याद रखिएगा, शेयर करिएगा अपने अपने ग्रुप में। तो हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया है? तो हम लोगों ने एकमात्र धर्म तक कर लिया है, हमने नए नए पापों तक कर लिया है, तनाव तक कर लिया है। इसके आगे गलत कार्य करने से, यहाँ पे करा है गलत कार्य करने से क्या होगा? 125वें का पहला करा है कि पाप होगा, दूसरा सुख होगा, तीसरा दुख होगा, चौथा करा है कि यहाँ पे सम्मान होगा। तो 125वें का राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। गलत कार्य करने से डैश की हानि होती है, किसकी हानि होती है? तो यहाँ पे कह रहा है हमारा सुख को अनंत होता है, अवसर प्राप्त होती है। तो यहाँ पर 125वें का हमारा करा है कि गलत कार्य करने से डैश की हानि होती है। तो याद रखिएगा, गलत कार्य करने से हमें किसकी हानि होती है? याद रखिएगा 125वें का जाएगा यहाँ पे सुख की हानि होती है। तो राइट आंसर जितने लोगों का आया है यहाँ पे दूसरा एकदम सही होगा। और अगला प्रश्न हम देख सकते हैं क्या करा है कि किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग संभव है, यानी किसमें? तो पहले हम इक प्रत्यय लगा लेते हैं। पापी होगा, दुखी होगा, सुखी होगा, धर्मी होगा। तो यहाँ पे क्या है? प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय का प्रयोग संभव है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे 26 का धर्म के साथ, किसके साथ जाएगा? धर्म के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 127वें प्रश्न पे। 127वां का देखिए नया पैराग्राफ है, पद्यांश पे आ गए हैं हम लोग गद्यांश सॉल्व करके। देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे समूह से भिन्न कौन सा है? पहला हमारा देखिए क्या कह रहा है, जीवन में कभी भी अभाव भाव का सुख, कभी यहाँ पे स्वभाव का, वही प्रश्न है, अभी 27वें तक चलेगा। करा सुख से भिन्न है, किससे भिन्न है? यहाँ पे पापी से भिन्न है, दुख से है, सुख से है, धर्मी से, यानी तीन एक है और एक उनसे भिन्न है। तो 127वें का राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो 127वें का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा चौथे के साथ जाएगा, पापी। देखिए यहाँ पे धर्म भी आएगा, सुख की बात की भी किया गया है, दुख की बात किया है, लेकिन ये पापी जो है ये इनसे भिन्न है, क्योंकि सुख दुख धर्म ये एक कड़ी के भिन्न है। लेकिन पापी जो होता है किसी कार्य को करने के बाद आपको ये निर्धारित होता है कि आपको दंड दिया जाए या नहीं दिया जाए। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा? चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नए यहाँ पे पैराग्राफ पे। यहाँ पे देखिए हमने गद्यांश के प्रश्न सॉल्व के लिए, अब आगे हैं हमारे पद्यांश के प्रश्न। तो 128 का हमारा यहाँ पे क्या करा कि यहाँ पे करा संघाई महोत्सव का आयोजन डैश में किया गया, किसमें किया गया था? पहला करा हमारा उत्तर पूर्व राज्यों में, दूसरा यहाँ पे करा है कि सभी राज्यों में, तीसरा करा मणिपुर और चौथा करा है कि संघाई। और हमने कहा है पहले आप प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा, फिर इसके बाद क्या करेंगे, आप आएंगे पैराग्राफ में। तो 129 का करा भारत की परंपरा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? नहीं की बात क्या है? तो चलिए पैराग्राफ में देख लेते हैं क्या कर रहा है हमारा 128 का। 128 का क्या करा? भारत में पर्व उत्सव और मेलों की सदियों पुरानी परंपरा है, इसके जरिए संस्कृति समृद्धि की होती है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को शामिल किया गया। मणिपुर में, यहाँ पे मणिपुर में संघाई महोत्सव हुई। देखिए यहाँ पे कहाँ हुई है? मणिपुर में संघाई महोत्सव हुई है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? नेक्स्ट प्रश्न ये करा है कि भारत की परंपरा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? नहीं की बात किया है, कौन सा शामिल नहीं की बात किया है? तो जल्दी से इसका कमेंट करिए उत्तर, जल्दी से इसका आंसर कमेंट करिए, सभी लोग कमेंट करिए इसका। 129 का जल्दी से कमेंट करिए। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि हमने याद तक किया था, यहाँ पे समृद्धि संस्कृति है, अर्थव्यवस्था में शामिल ताकत, मणिपुर संघाई महोत्सव है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है भारत की परंपरा में कौन सा शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है? इसका 129 का आप लोग राइट आंसर देंगे। तो 129 का जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे संघर्ष, संघर्ष शामिल नहीं है। तो यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 130वें प्रश्न पे,
130वां प्रश्न हमारा करा है कि मणिपुर डैश के लिए प्रसिद्ध है। मणिपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो संस्कृत। यहाँ पे देखिए किसके लिए यहाँ पे प्रसिद्ध है 130वें का। जल्दी से कमेंट करिए 30वें का। तो 30वें का हमारा कह रहा है कि मणिपुर डैश के लिए प्रसिद्ध नहीं है। तो कह रहा है कि भारत में पर्व उत्सव सदियों पुरानी परंपरा है। इसके जरिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिर्फ संस्कृत समृद्धि होती है बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बहुत ताकत मिलती है। मणिपुर में संघाई महोत्सव आयोजित किया गया था। यहाँ तक हम लोग कर लिए। मणिपुर इसके प्राकृतिक सौंदर्य किसके लिए, यहाँ पे याद रखिएगा किसके लिए, प्राकृतिक सौंदर्य के लिए, सांस्कृतिक यहाँ पे समृद्ध राज्य है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा, प्राकृतिक संदर्भ के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 131वें पे करा के संघाई महोत्सव के आयोजन से डैश को भी लाभ मिलता है। किसको लाभ मिलता है? तो जल्दी से 131 का कमेंट करिए आप लोग। तो यहाँ पे करा प्राकृतिक सौंदर्य को सांस्कृतिक समृद्ध राज्य मिलता है। यहाँ पे देखिए क्या करा है कि समृद्ध से हरा भरा भरा जैसा राज्य है। हर कोई यहाँ एक बार जरूर आना चाहता है। संघाई महोत्सव जैसे आयोजन निवेशकों और इंडस्ट्रियों को आकर्षित करते हैं। किसके लिए, याद रखिएगा किसके लिए, 131वें का। 130वें का हमारा राइट आंसर जाएगा अर्थव्यवस्था के लिए। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे पहले से जाएगा। आगे बढ़ते हैं 132वें प्रश्न पे। 132 का हमारा देखिए क्या करा है, करा है कि पहले और अब के महोत्सव के आयोजन में मूल अंतर क्या है। तो पहले के जो महोत्सव होते थे और अब के जो महोत्सव हैं उसमें क्या अंतर है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 132वें का किसके साथ जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे किया था समृद्ध संस्कृति है, इसके महोत्सव से इंडस्ट्रियल की होती है, आकर्षित होती है। तो इसके बारे में आयोजक पहले से और भी ज्यादा भव्य रूप मनाना यहाँ पे सामने आया है, जो मणिपुर के लोगों के लिए भावना और उसके जज्बों को दिखाता है। यह महोत्सव पहले इम्फाल तक सीमित रहता था लेकिन अब पूरे राज्य में है। पहले इम्फाल तक था और अब पूरे कहाँ है, राज्य तक। तो यहाँ पे क्या है, देखिए कहाँ तक है, यहाँ पे पहले केवल इम्फाल में, अब पूरे राज्य में। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए 133 का। तो 133 का राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग। तो 133 का जो राइट आंसर जाएगा महोत्सव, तो राइट आंसर जो होगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा, महाधन उत्सव। ठीक, महाधन उत्सव। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। महोत्सव का संधि विच्छेद होता है महाधन उत्सव। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 134वें प्रश्न पे। करा इति प्रत्यय का उदाहरण है, किसमें इति प्रत्यय लगा है। ठीक है, पहला करा है प्रकृति, प्रकृति ई का प्रयोग लगा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या संस्कृति, सांस्कृतिक, आकर्षित। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, 134वें का। तो 134 का जो राइट आंसर जाएगा आकर्षित। राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, चौथे के साथ जाएगा, आकर्षित में। प्रकृति में नहीं होगा, सांस्कृतिक में नहीं होगा, इत प्रत्यय उसमें होगा। यहाँ पे इत प्रत्यय की बात किया है। तो यहाँ पे देखिए इसमें प्राकृतिक, इसमें जो होगा इक प्रत्यय लगा है। सांस्कृतिक में भी इक प्रत्यय लगा है, यहाँ पे संस्कृत में भी इक प्रत्यय लगा है, लेकिन यहाँ पे आकर्षित में इत प्रत्यय लगा है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या करा है कि करा है कि गद्यांश में किसकी क्षमता के सामने आने की बात की गई है। तो पहला करा है स्थानीय कलाकारों के, दूसरा करा महोत्सव के, तीसरा मणिपुर और चौथा करा है सांस्कृतिक समृद्धि की। तो राइट आंसर यहाँ पे 135 का किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर जाएगा महोत्सव के ऊपर ही हम लोगों ने पढ़ा है, किसके लिए जाएगा, महोत्सव के लिए जाएगा। यहाँ पे देखिए संघाई महोत्सव है, जहां पर देखेंगे आप लोग इसका ही जिक्र किया गया है। तो राइट आंसर जाएगा महोत्सव के लिए। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 136वें पे, जो कि आपका प्रश्न शुरू होगा। तो आपका प्रश्न शुरू हो रहा है, देखिए क्या कर रहा है हमारा, छोटे बच्चों के लिए पाठ्य योजना बनाते समय अध्यापिका ने समग्र नैतिक प्रक्रियाएं टीपीआर विधि का यहाँ पे क्या किया, ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। पाठ में समग्र भौतिक प्रक्रियाएं टीपीआर शामिल करने के लिए अध्यापिका को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। तो पहला करा है गतिविधि न कराकर प्रश्न पूछे जाने चाहिए और उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। दूसरा हमारा करा है कि कक्षा में यहाँ पे कुछ शारीरिक गतिविधियां करनी चाहिए। और तीसरा करा है कि ऐसी गतिविधियां करवाई जानी चाहिए अपनी अपनी सीट पर बैठे हो सके और जोड़ों का समूह काम कर सके। और यहाँ पे देखिए चौथा हमारा क्या करा है, चौथा करा है कि कक्षा में
कुछ श्रवण संबंधी गतिविधियां कराई जानी चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए आप लोग कि 136 का राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा। तो 136 का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे, कुछ यहाँ पे करा के कुछ कक्षा में कुछ शारीरिक गतिविधियां करनी चाहिए। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा। यहाँ पे देखिए याद रखिएगा, गतिविधियां न कराकर प्रश्न पूछना नहीं, गतिविधि कराना चाहिए। ऐसी गतिविधियां कराई जाए जिसमें अपने अपने सीट पर नहीं, गतिविधियां होनी चाहिए जो करके सीखें। कक्षा में कुछ श्रवण संबंधी गतिविधियां नहीं, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 37वें प्रश्न पे। 137वां का क्या करा है, व्याकरण सिखाने का कौन सा उपागम इस मत को प्रोत्साहित करता है कि भाषा अधिगम नियमों को सीखने से संबंधित है। पहला हमारा कह रहा है कि व्याकरण अनुवाद, दूसरा करा है निगनात्मक, तीसरा करा है कि आगमनात्मक और चौथा करा है संप्रेषणात्मक। तो राइट आंसर यहाँ पे 137वां का किसके साथ जाएगा, तो प्रोत्साहित करता है भाषा अधिगम नियमों को। नियम की बात किया है तो आप लोग नियम की ही बात सोचेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, राइट आंसर जो होगा हमारे यहाँ पे दूसरा। उस टैग कोड का भी प्रयोग आप लोग करिएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 138वें। 138 का क्या कह रहा है, देखिए एक अध्यापक कक्षा 5 के विद्यार्थियों को मुक्त लेखन कार्य देने की योजना बना रहा है। अधिकांश अध्यापकों द्वारा निम्नलिखित में से किस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो पहला करा है हमारा शिक्षार्थियों को लिखावट पर, दूसरा करा है विषय वस्तु की सटीकता पर, तीसरा करा है कि विषय वस्तु में प्रभावता के, चौथा करा है कि प्रवाह और सटीकता दोनों पर ही ध्यान देना चाहिए। तो 138 का राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, तो विषय की वस्तु यहाँ पे वस्तु की प्रभावता पे देनी चाहिए, प्रवाह और सटीकता दोनों पर ही ध्यान नहीं। यहाँ पे देखिए कक्षा 5 की बात किया है, शिक्षार्थियों को मुक्त लेखन की बात किया है, ठीक है। यहाँ पे प्रवाह में सटीकता दोनों पर ध्यान देना चाहिए, प्रवाह और यहाँ पे सटीकता की बात किया है। तो प्रवाह मतलब होता है बोलना, सटीकता मतलब होता है करेक्ट उत्तर देना। लेकिन यहाँ पे क्या कहा है, शिक्षार्थियों को मुक्त लेखन लिखने की बात किया है। तो लिखना देखिए लिखावट, शिक्षार्थियों की लिखावट पे नहीं, केवल लिखावट नहीं चाहिए, विषय वस्तु की सटीकता पर यह भी नहीं होना चाहिए, विषय वस्तु की प्रभावता पर होनी चाहिए। किस विषय पे, टॉपिक से क्या है, क्या उसका अर्थ है, क्या उसका उत्तर होगा, इस पे ध्यान देना चाहिए। प्रवाह और सटीकता का मतलब होता है लगातार चलते रहना और उसका उत्तर देना नहीं। यहाँ पे पूछा है योजना बना सकते हैं अधिकांश अध्यापकों को निम्नलिखित में से किस पे, क्योंकि अध्यापक के लिए बताया गया है। तो अध्यापक जो होता है ये विषय वस्तु की प्रभावता पर बनाएगा। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, न कि चौथा होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 139वें पे। देखिए 139वें का हमारा क्या कह रहा है कि टॉप डाउन से आशा है समग्र अर्थ पर ध्यान देना, अधोमुखी बॉटम अप से क्या आशा है। तो पहला हमारा करा कि अधो यहाँ पे लघु उत्तरी प्रश्न पूछने पर ध्यान देना, दूसरा करा पाठ्य पुस्ती और पाठ्य वस्तु और अमूर्त विचारों के सार पर ध्यान देना, और तीसरा करा है कि पठन पूर्व पर ध्यान देना, और चौथा करा है कि पाठ्य वस्तु के शब्दों और यहाँ पे कराए वाक्यों पर ध्यान देना। तो राइट आंसर यहाँ पे 139वें का किसके साथ जाएगा, तो याद रखिएगा ये जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। पठन पूर्व पर ध्यान देना, टॉप डाउन का मतलब होता है कि बालक क्या पढ़ा है, क्या पढ़ाना है उससे पहले, ठीक है। पठन पूर्व यानी पढ़ाने से पहले उस पर ध्यान देना चाहिए कि बालक किस प्रकार से उसमें रुचि ले रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे 140वें पे आगे बढ़ते हैं। 140 का कह रहा है भाषा अध्यापक का प्राथमिक दायित्व क्या होना चाहिए, यानी भाषा अध्यापक यानी जो भाषा का अध्यापक है, जो टीचर है, उसका प्रथम दायित्व क्या होता है प्राथमिक स्तर पर 1 से लेकर 5 तक की। तो पहला करा शिक्षार्थियों को निर्देश देना, निर्देश आप नहीं दे सकते हैं, ठीक है, ये गलत है। शिक्षार्थियों की संप्रेषणात्मक आवश्यकताओं की पहचान करना, एकदम सही, कि किस प्रकार से वो सीखना चाहता है और कैसे सीखना। संप्रेषणात्मक मतलब होता है भेजना, याद रखिएगा भेजना होता है। आवश्यकताओं को जानने की पहचान करें, किस प्रकार से आप उसको भेज सकते हैं, सिखा सकते हैं और आदान प्रदान कर सकते हैं। संप्रेषण का मतलब होता है अपनी बातों को रखना और उनकी बातों को सुनना। तो और तीसरा कह रहा है हमारा कि शिक्षण के लिए उपयुक्त विषय वस्तु का चयन करना नहीं। शिक्षार्थियों के विभिन्न वर्ग समूह बनाना, बांटने की बात कर रहा है, याद रखिएगा बांटने की बात कर रहा है। तो ये तो पहले ही गलत हो जाएगा। राइट आंसर जितने लोगों का आया है यहाँ पे हमारा दूसरा एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 141वें पे। 141 करा है एक छोटी बच्ची कोई एक पुस्तक उठाती है, उसे सीधी तरह से पकड़ती है और उसके पृष्ठ पर यहाँ पे पलटती है। इन सब में क्या सम्मिलित है। पहला करा है उदयगामी यहाँ पे समाधान कौशल, दूसरा करा है कि उदयगामी इमरजेंट सरलता कौशल, और तीसरा करा है कि उद्गामी पाठ्यचर्या, और चौथा करा है कि उद्गामी गुणधर्म। तो राइट आंसर यहाँ पे 141 का किसके साथ जाएगा, तो याद रखेगा इमरजेंट। इमरजेंट जो होता है क्या करती है, बच्चा को ये तर्क करने पर विचार करती है कि हमें किस प्रकार से पढ़ना है, किस प्रकार से सही ढंग से रहना है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे
142 में पे 142 का देखिए क्या करा, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करिए। तो सही विकल्प का चयन करना है, तो पहला हमारा देख लेते हैं क्या करा है। करा शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि वे ऐसा करने के लिए आनुवंशिक रूप से पूर्वानुकूलित होते हैं और ऐसे में यहाँ पे परिवेश की कोई भूमिका नहीं होती है। तो पहला करा कि आर, भाषा अर्जन शिक्षार्थी केंद्रित कक्षाई परिवेश का बहुत गहरा प्रभाव होता है। तो पहला हमारा करा कि ये गलत है परंतु आर सही है। दूसरा करा कि ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। और तीसरा करा कि ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। चौथा करा कि ए सही है परंतु आर गलत है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए आप लोग। ये प्रश्न था हमारा 142 का। 142 का राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, तो 100 यहाँ पे जाएगा पहला गलत होता है, याद रखिएगा। पहला हमारा देखिए क्या कर रहा है, पहला हमारा कहा शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि वे ऐसा करने के लिए आनुवंशिक रूप से नहीं। देखिए भाषा अर्जन जो होता है आप कहीं भी सीख सकते हैं, आनुवंशिकता से इसका लेना देना नहीं है। इस आधार पे हम कह सकते हैं ये गलत है, दूसरा हमारा सही है। तो हमारा राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 143 का। 143 का देख लेते हैं क्या कह रहा है। 143 का कह रहा है पठन सिखाने के उस तरीकों को क्या कहा जाता है जिसमें शब्दों के अर्थ को प्रयुक्त संदर्भों के अनुसार समझने पर बल दिया जाता है। बल देने की बात कर रहा है। पहला करा है संरचनात्मक उपागम, दूसरा करा है संप्रेषणात्मक उपागम और तीसरा करा है कि अधोमुखी बॉटम अप उपागम और चौथा करा है कि समग्र भाषा उपागम। तो राइट आंसर यहाँ पे 143 का किसके साथ जाएगा, तो 143 का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे समग्र की बात किया है, सभी को सम्मिलित किया गया है। तो इसमें जो आएगा संरचनात्मक भी आ जाएगा, संप्रेषणात्मक भी आ जाएगा, अधोमुखी उपागम भी आ जाएगा। तो समग्र की बात किया तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। जहां पर सभी को सम्मिलित किया गया हो वो ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट हमारा करा है भाषा के बारे में चिंतन करने और बात करने की योग्यता को क्या कहा जाता है। तो पहला करा है कि अधिभाषिक विचार विमर्श योग्यता, दूसरा करा है कि धन्यात्मक जागरूकता, तीसरा करा है कि निपुण प्रवक्ता, चौथा करा है कि उधरगामी संरक्षण। तो 144 का किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर जाएगा यहाँ पे अधिभाषिक यानी विचार विमर्श पे जाएगा, क्योंकि बालक जितना भी विचार विमर्श करेंगे उतना ही बेहतर तरीके से सीखेंगे। तो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। 145 पे आगे बढ़ते हैं। तो 145 से हमारा करा कि एक माँ ने कक्षा 2 की अध्यापिका से पूछा कि मैंने इस बात पर ध्यान दिया कि मेरी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो उसने कभी अपने वयस्कों या भाई बहनों से नहीं सुनी है। ये कैसे संभव है, इस प्रश्न का निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, कह रहा हमारा कि रचनावादी उपागम के अनुसार बच्चे नई भाषा आविष्कृत करते हैं। दूसरा करा है कि बच्चे भाषा केवल अपने समवयस्कों के अनुकरण से सीखते हैं। तो यहाँ पे देखिए अनुकरण क्या बात किया, एक माँ है, ठीक है, अनुकरण की बात किया है। तो अनुकरण की बात कर रहा है यहाँ पे 145 का है, 145 का। तो 145 का हमारा करा है कि यहाँ पे संरचनावादी उपागम के अनुसार बच्चे भाषाएं आविष्कृत करते हैं, नहीं, भाषा सीखा जाता है, आविष्कार नहीं किया जाता। भाषा बच्चे अपने केवल की बात किया है, तो ये भी ऑप्शन का गलत है। मनुष्य का मस्तिष्क भाषा सीखने के लिए सहज रूप से अनुकूलित होता है। तो 145 का जो राइट आंसर जाएगा हमारा तीसरे के साथ ही जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। 146 का हमारा क्या करा है, देखिए 146 का हमारा करा है कि प्रारंभिक व्यवस्था को सुधार्य बनाने की एक युक्ति है जिसमें एक वयस्क अपने एक बालिका दोनों साथ साथ एक पुस्तक देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन पहले ध्यान से देखिए, हम एक प्रारंभिक व्यवस्था को सुधारे बनाने के लिए एक युक्ति है, यानी एक युक्ति है प्रारंभिक व्यवस्था को सुधारने के लिए, जिसमें एक वयस्क एक बालिका दोनों यानी एक बालक और एक बालिका दोनों एक साथ पुस्तक देख रहे हैं। वयस्क प्रश्न पूछता है और आपसी संवाद और प्रोत्साहित करता है, फिर दोनों की भूमिका बदलती है। बालिकाएं भूमिका जो होती है बदल जाती है, बालिका वयस्क से प्रश्न पूछती है, मतलब एक बार लड़का पूछता है एक बार लड़की पूछती है। इस युक्ति को क्या कहा जाएगा, तो पहला करा है कथन वाचन कथा वाचन, दूसरा करा है मॉडल पठन, तीसरा करा साझा पठन, चौथा करा है कि संभाषिक पठन। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए आप लोग। तो 146 का जो राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा, जितने लोगों का चौथा आएगा एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 147 पे। 147 का देखिए हमारा क्या कर रहा है, तो 147 का हमारा करा कि एक अध्यापक
शिक्षार्थियों से भाषा श्रवण कौशल का विकास कैसे कर सकता है। मतलब एक अध्यापक है, शिक्षार्थियों के भाषा कौशल या फिर भाषा श्रवण कौशल, भाषा के श्रवण कौशल का विकास किस प्रकार से कर सकता है। तो पहला हमारा कार्य है शिक्षार्थियों को वह सब सुनने के लिए कहना जिसे वे निष्क्रिय होकर सुन सकते हैं। दूसरा हमारा कार्य है शिक्षार्थियों से कक्षा से बाहर सतत रूप से बात करके। तीसरा कार्य है कि अन्य भाषिक कौशलों के समृद्ध किए बिना केवल केवल श्रवण भाषा की पर ध्यान केंद्रित करना। चौथा कार्य है हमारा शिक्षार्थियों के लिए एक ऐसे अवसर सृजित करना जिसमें वो तरह तरह के भाषा स्रोतों और लोगों से सुन सके और अन्य श्रवण की गतिविधियां कर सके। तो जहां पर यहाँ पे अवसर दिया हो, ठीक है, तरह तरह की बात किया हो, यहाँ पे गतिविधि की बात किया हो, तो वही ऑप्शन आपके क्या होगा, सही होगा, एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 147वें प्रश्न, 148वें प्रश्न पे। 148 के करा निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करिए। प्रथम ए करा है कि अभिकथन करा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा का सटीकता बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और आर करा व्याख्या, यहाँ पे व्याकरण प्राथमिक स्तर की पाठचर्या का अभिन्न अंग है। देखिए व्याकरण जो होता है पाठचर्या का अभिन्न अंग होता है, एकदम सही है। तो प्राथमिक स्तर की सटीकता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, देखिए प्राथमिक स्तर पे बालक के जो होता है, याद रखिएगा, बालक की गतिविधि पर आधारित उसके परिवेश से जोड़ कर आती है, तो सटीकता तो नहीं होती है, उनमें कमियां होती है, उसे दूर किया जाता है। इस आधार पे ये गलत है। व्याकरण प्राथमिक स्तर की, व्याकरण का मतलब होता है सटीकता से पढ़ाना, तो यहाँ पे पाठचर्या का अभिन्न अंग होता है, एकदम सही है। तो पहला गलत दूसरा सही किसमें, देखिए पहला गलत दूसरा सही है। तो राइट आंसर यहाँ पे दिया जाएगा हमारे यहाँ पे पहले से जाएगा। 49वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। ये हमारा करा है कि यहाँ पे भाषा भाषा अधिगम की प्रकृति और शिक्षण शास्त्रीय व्यवस्थाओं में दोनों की अनु यहाँ पे अनुप्रयोगिता के बारे में सैद्धांतिक स्थितियों एवं मतों को क्या कह सकते हैं। तो पहला करा युक्ति, दूसरा करा युक्ति मतलब टेक्निकी कर सकता है, दूसरा पाठ्यक्रम, तीसरा करा कि विषय वस्तु, चौथा करा है उपागम। तो 149 का जो राइट आंसर जाएगा उपागम के साथ जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं 150 का, और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है। तो कह रहा है हमारा रचनात्मक मूल्यांकन क्या है। तो पहला करा है परिवर्तन से संबंधित नहीं है, दूसरा करा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या हो रहा है, और तीसरा करा है कि अधिगम में हो रहे विकास और सुधार से संबंधित है। चौथा करा है कि कोर्स में एक पूर्वाधारित, यहाँ पे पूर्व निर्धारित या विशेषताओं में किया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे 50वें का किसके साथ जाएगा, तो 150वें का जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे अधिगम में हो रहे विकास और सुधार से संबंधित है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। तो बता दें कि उत्तर नीचे दिए गए हैं। आप लोगों को पीडीएफ फाइल जल्द ही टेलीग्राम चैनल और यहाँ पे हमारे परमा एजुकेशन चैनल यूट्यूब, सॉरी यहाँ पे यूट्यूब पर तो मिल ही जाएगा आप लोगों को। और बता दें कि आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में अगर जुड़ना है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें मैसेज कर सकते हैं 82 99 52 49 41। इससे मैसेज करिए, आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो आज की क्लास कैसी लगी अगर कमेंट बॉक्स में राय सुझाव जरूर दीजिएगा और अपने अपने ग्रुप में ऊपर शेयर जरूर करिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।